हेलो बच्चों, आज हम ले रहे हैं अपना बीए पार्ट फर्स्ट का सेकंड पेपर, इंडियन इकोनॉमी का फर्स्ट लेक्चर, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी की भारतीय अर्थव्यवस्था की आधारभूत या मूलभूत विशेषताएं क्या हैं। जैसे ये क्वेश्चन आता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की आधारभूत या मूलभूत विशेषताएं क्या क्या हैं, तो इसमें ये बीए पार्ट फर्स्ट का सेकंड पेपर है, इंडियन इकोनॉमी का फर्स्ट लेक्चर है कि क्या क्या विशेषताएं हैं। तो अब हम लेते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था की मूलभूत या आधारभूत विशेषताएं क्या हैं। उसको जानने से पहले हम ये देखें कि वर्ल्ड बैंक जो है उसने प्रति व्यक्ति आय के आधार पर विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं का वर्गीकरण किया है। 2016 में विश्व बैंक ने क्या किया है, पर कैपिटा इनकम के आधार पर ये डिसाइड किया, ये निर्धारित किया है कि विभिन्न अर्थव्यवस्थाएं किस श्रेणी में आती हैं। तो उन्होंने इसमें 4 कैटेगरीज में इनको डिवाइड किया है। मतलब विश्व बैंक ने विश्व के जो समस्त देश हैं उनको 4 श्रेणियों में बांटा है। एक है कम आय वाले देश या लो इनकम ग्रुप कंट्रीज, दूसरे हैं नीची मध्यम आय वाले देश, लोअर मिडिल इनकम ग्रुप कंट्रीज, ऊपरी मध्यम आय वाले देश या अपर मिडिल इनकम ग्रुप कंट्रीज, और एक है अपर इनकम ग्रुप या ऊंची आय वाले देश। मतलब 4 कैटेगरीज में विश्व बैंक ने 2016 में प्रति व्यक्ति आय के आधार पर विश्व के देशों को बांटा है। तो पहला है कि जो कम आय वाले देश हैं वो कौन से हैं, जिन देशों की आय $1005 से कम है, वो सारे देश किस में आते हैं, कम आय वाले देशों में आते हैं। दूसरा है नीची मध्यम आय वाले देश या लोअर मिडिल इनकम ग्रुप कंट्रीज। तो $1006 से $3955 तक पर कैपिटा इनकम प्रति व्यक्ति आय जिन देशों की है वो आते हैं लोअर मिडिल इनकम ग्रुप में। तो भारत जो है वो इस श्रेणी में आता है। भारत को हम लोअर मिडिल इनकम ग्रुप श्रेणी में शामिल करते हैं कि यहाँ पर जो प्रति व्यक्ति आय है $1006 से $3955 के बीच में आती है। तीसरा है अपर मिडिल इनकम ग्रुप कंट्रीज, जिनकी प्रति व्यक्ति आय जो है $3956 से $12,235 के बीच में आती है। तो चाइना जो है वो अपर मिडिल इनकम ग्रुप श्रेणी में शामिल किया जाता है। उसके बाद आता है अपर इनकम ग्रुप कि जिन देशों की आय $12,235 से अधिक है, उन सबको हम क्या करते हैं, ऊंची या आय वाले देशों में अपर इनकम ग्रुप में हम शामिल करते हैं। तो इस तरह से ये तो हुआ कि विश्व के जो विभिन्न देश हैं वो उनको प्रति व्यक्ति आय के आधार पर हमने इन श्रेणियों में, इन 4 श्रेणियों में बांटा है। अब हम बात करते हैं भारत कि भारतीय अर्थव्यवस्था की आधारभूत विशेषताएं या बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं। तो सबसे पहली भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता क्या है कि यहाँ पर प्रति व्यक्ति आय बहुत कम है, निम्न प्रति व्यक्ति आय है, प्रति व्यक्ति आय जो है वो कम है। दूसरा, यहाँ पर धन और आय के वितरण में असमानता बहुत ज्यादा है, आय और धन के वितरण की असमानता जो है वो बहुत ज्यादा गैप है। मतलब धनी बहुत ज्यादा धनी है, गरीब बहुत ज्यादा गरीब है, मतलब उनका जो अंतराल है वो बहुत ज्यादा है। यहाँ पर कृषि की प्रधानता है, मतलब कृषि जो है वो मुख्य व्यवसाय के रूप में माना जाता है, जबकि धीरे धीरे वर्तमान में क्या हो रहा है कि कृषि जो है उसका महत्व धीरे धीरे कम हो रहा है और सेवाओं का महत्व धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। परंतु वहां फिर भी जो मुख्य व्यवसाय जो है ग्रामीण क्षेत्र में, चूंकि भारत को गांवों का देश कहा जाता है और ग्रामीण क्षेत्रों का जो मुख्य व्यवसाय है वो कृषि माना जाता है, क्योंकि वर्तमान समय में इसमें धीरे धीरे कमी आ रही है कि ये कृषि का जो महत्व है वो धीरे धीरे कम हो रहा है और सेवाओं का महत्व जो है अर्थव्यवस्था में बढ़ रहा है। कृषिगत उत्पादन का निम्न स्तर, कृषि जो है यहाँ पर प्रधान व्यवसाय होने के बावजूद क्या हो रहा है कि कृषिगत जो उत्पादन है, यूं कहें कि जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है वो धीरे धीरे कम हो रहा है। क्यों कम हो रहा है, क्योंकि उत्पादकता कम है। यहाँ पर उत्पादकता कम क्यों है कृषि में, क्योंकि नई तकनीक को काम में नहीं ले पाते हैं या नई तकनीक की कमी है। जो आर्थिक स्थिति है वो किसानों की कमजोर है, जिसके कारण से वो नई तकनीक को शामिल नहीं कर पाते। इसके साथ साथ और बहुत सारे कारण है कि पानी जो है यहाँ पर कम है, पानी का ग्राउंड वाटर जो लेवल है या कहें कि जो भूमिगत जल स्तर है वो धीरे धीरे नीचे जाते जा रहे हैं, जिसलिए कृषि जो है वो केवल मानसून पर निर्भर रह रही है और मानसून भी धीरे धीरे अपना वो उसका जो पैटर्न है वो चेंज हो रहा है। अगला है जनसंख्या की अधिकता, यहाँ पर जनसंख्या जो है बहुत ज्यादा है या ओवर पॉपुलेटेड कंट्री है,
इसके साथ ही भारत जो है इसमें दरिद्रता एक्सट्रीम पर है, मतलब गरीबी बहुत ज़्यादा है। बिलो पॉवर्टी लाइन जो लोग हैं, गरीबी रेखा से नीचे आने वाले लोगों का जो अनुपात है वो बहुत ज़्यादा है। पूंजी का अभाव पाया जाता है, क्योंकि किसी भी देश के विकास के लिए पूंजी की बहुत आवश्यकता होती है, लेकिन भारत जो है वहाँ पर पूंजी का अभाव पाया जाता है। पूंजी के अभाव के कारण नई तकनीक को शामिल नहीं कर पाते, अच्छी जो क्या कहेंगे नए नए जो इन्वेंशन है वो नहीं हो पाते हैं। औद्योगिकरण का अभाव है, क्योंकि पूंजी का अभाव है तो नए नए उद्योग धंधे स्थापित नहीं हो पाते, इसलिए यहाँ पर औद्योगिकरण का अभाव है। और बैकवर्ड सोसाइटी है, मतलब समाज जो है अभी भी शिक्षा की कमी के कारण अपने नई नई चीजों को अपनाने में वहां पर दिक्कत आती है। और यहाँ पर गरीबी का दुष्चक्र, गरीबी का दुष्चक्र का मतलब कि गरीब जो है वो गरीब ही रहता जाता है, मतलब इस तरह के सर्किल में फंस जाता है कि गरीब है क्योंकि उसकी आय कम है, आय कम है तो उसकी बचत कम है, बचत कम है तो पूंजी निर्माण कम होता है, पूंजी निर्माण कम होने के कारण यह अपने स्वास्थ्य पर कम खर्च कर पाता है, पोषक भोजन नहीं ले पाता है, जिसके कारण से वो बीमार हो जाता है, उसका स्वास्थ्य खराब होता है, स्वास्थ्य खराब होता है तो फिर से उसकी प्रति व्यक्ति आय और कम हो जाती है, और कम हो जाती है, तो इसके कारण से ये सर्कल जो है वो चलता रहता है। इस तरह से ये हुई हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था की आधारभूत विशेषताएं। अब हम इनका विस्तार से लेते हैं थोड़ा। निम्न प्रति व्यक्ति आय, भारत में प्रति व्यक्ति आय का स्तर जो है बहुत नीचा है। यहाँ पर जो प्रति व्यक्ति आय है वो क्या है, 2014 में भारत में प्रति व्यक्ति आय $1570 थी, जो विकसित देशों की तुलना में बहुत कम थी। दूसरा है धन और आय का वितरण जो है वो बहुत असमान है। भारत में धन और आय के वितरण में भी जो है बहुत ज्यादा असमानता पाई जाती है। 2005 से 13 के बीच में जो गिन्नी गुणांक जो होता है, गिन्नी कोफिशिएंट जो ये है वो बताता है कि असमानता का स्तर कितना है, तो वो 33.6 पाया गया, जो बहुत ज्यादा माना जाता है। अगला है कि यहाँ पर कृषि की प्रधानता है, क्योंकि भारत जो है वो गांव का देश है और इस यहाँ पर ज्यादातर जनसंख्या जो है वो कृषि कार्य में संलग्न रहती है, क्योंकि स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले या यूँ कहें कि वर्तमान समय में ये जो है कृषि की प्रधानता जो है धीरे धीरे कम होती जा रही है, परंतु इससे पहले जो था राष्ट्रीय आय का एक बड़ा भाग जो है कृषि से प्राप्त किया जाता था, और जो जनसंख्या थी, मैक्सिमम जनसंख्या जो थी, अधिकतम जनसंख्या का अधिकांश भाग जो है वो कृषि से अपनी आय अर्जित करता था। अगला है कृषिगत उत्पादन का निम्न स्तर। कृषिगत उत्पादन का निम्न स्तर मतलब भारत में प्रति हेक्टेयर उत्पादन जो है वो काफी निम्न स्तर का होता है, जिसके कारण क्या है, इसका कारण क्या है, जैसे यहाँ पर छोटी छोटी जोतें हैं, मतलब खेत के आकार बहुत, औसत जोत का जो आकार है वो 1.1 शायद 2 हेक्टेयर से मतलब कम है। इसके कारण से क्या होता है, छोटी जोत होने के कारण नई तकनीक को या हम कहें कि जो टेक्नोलॉजी है उसको किसान ज़्यादा अच्छे से काम में नहीं ले पाते हैं। इसके साथ ही खेत जो है वो दूर दूर बिखरे हुए होते हैं, वहाँ पर पिछड़ी हुई तकनीक को अपनाते हैं। यहाँ पर एक कमी होती है कि कृषि साख इनको एक तो कम मात्रा में उपलब्ध होती है और समय पर उपलब्ध नहीं होती, मतलब ना तो समय पर उपलब्ध होती है ना ही पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होती है, जिसके कारण से वो अपने खाद बीज या जो भी उनको उस समय कृषि की जो चाहिए चीजें उस समय वो उपलब्ध नहीं हो पाती है। किसानों में जो है वो शिक्षा की कमी है, शिक्षा की कमी के कारण नई तकनीक को नहीं अपना पाते, उनको नए जो रिसर्च हो रहे हैं उनके बारे में कोई जानकारी नहीं हो पाती है, तो इस स्थिति में क्या होता है कि वो उत्पादन का स्तर नहीं बढ़ पाता है। सिंचाई के साधनों का अभाव है, एक तो सिंचाई के साधनों का अभाव है, दूसरा यहाँ पर जो भूमिगत जल स्तर है वो धीरे धीरे नीचे जा रहा है, वहाँ पर पानी की कमी हो जा रही है, भूमि सुधारों की कमी होती है। तो इसके कारण से क्या हो रहा है कि भारत में जो है वो कृषि का जो उत्पादन का स्तर है वो बहुत नीचा है। इसके साथ ही जनसंख्या की अधिकता है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या लगभग 121 करोड़ रही है, जबकि 2001 में क्या थी, 102.9 करोड़ थी। तो 1991 से 2001 तथा 2001 से 2011 की अवधि में जनसंख्या की वृद्धि दर जो हो गई 21.5% और 17.6% रही है। यहाँ पर बहुत ज्यादा गरीबी है। 2011-12 में भारत में निर्धनता का अनुपात तेंदुलकर समिति के अनुसार 21.9% था, जबकि 2004-5 में यह 37.2% था। अगला है कि यहाँ पर
पूंजी का अभाव पाया जाता है। भारत में क्या है, पूंजी का अभाव है। प्रति व्यक्ति आय कम होने के कारण क्या होता है, बचत कम होती है। बचत कम होने के कारण पूंजी निर्माण नहीं हो पाता है, क्योंकि बचत पूंजी निर्माण जो है वो बचत पर निर्भर करता है। बचत जितनी कम होगी पूंजी निर्माण उतना ही कम होगा। पूंजी निर्माण कम होने के कारण आधारभूत ढांचे का विकास नहीं हो पाता, उसके कारण से उद्योगों का विकास नहीं हो पाता है। तो औद्योगिकरण का अभाव है, क्योंकि पूंजी कम है, इसलिए हम उद्योगों के लिए सबसे जरूरी क्या है, आधारभूत ढांचे का निर्माण होना। मतलब आधारभूत ढांचा मतलब रोडवेज, रेलवेज, है ना, एयरवेज, पानी, बिजली, बैंक, ये सारी व्यवस्था यदि होगी वहां पर उद्योगों का विकास ज्यादा तेजी से होगा। लेकिन भारत में चूंकि पूंजी की कमी है, इसलिए इस तरह का जो है परिवहन, बैंक, बीमा, संचार, ये साधनों का विकास नहीं हो पाता है, जिसके कारण से उद्योग धंधों का विकास नहीं हो पाता है। एक है कि यहाँ पर समाज जो है वो पिछड़ा हुआ है, क्योंकि शिक्षा की कमी है। तो इसके कारण से क्या हो रहा है यहाँ पर इसके कारण से बहुत सारी जो प्रथाएं हैं वो इसमें शामिल हैं, जैसे जाति प्रथा, संयुक्त परिवार प्रणाली, धर्म, रीति रिवाज। जैसे ये जाति प्रथा, संयुक्त परिवार प्रणाली जो कि धीरे धीरे कम हो रही है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में अब भी इनकी अधिकता है, जिसके कारण से क्या होता है कि श्रम और पूंजी जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जहां पर वहां उनको अवसर मिलते हैं वहां पर वो नहीं जा पाते हैं। मतलब जहां श्रम को ज्यादा अवसर मिल रहे हैं रोजगार के, या पूंजी को ज्यादा ब्याज या मिल रहा है, या पूंजी का ज्यादा महत्व है, उन क्षेत्रों में वो नहीं जा पाते हैं, जिसके कारण से विकास नहीं हो पाता है। इसके साथ ही गरीबी का दुष्चक्र है कि अल्प विकसित और विकासशील देशों में कभी ना खत्म होने वाली गरीबी का दुष्चक्र चलता रहता है। क्यों चलता रहता है, क्योंकि यहाँ पर प्रति व्यक्ति आय कम होने के कारण क्या होता है, बचत कम होती है। बचत कम होती है तो निवेश कम होता है, निवेश कम होता है तो लोगों को रोजगार नहीं मिल पाता है, जिसके कारण से फिर उनकी आय कम हो जाती है। आय कम होती है तो उपभोग कम होता है, उपभोग कम होता है तो फिर कीमतें कम होंगी, क्योंकि मांग कम होगी, मांग कम होगी तो कीमत कम होगी, कीमत कम होगी तो फिर से उत्पादक जो है उत्पादन कम कर देंगे, और इस तरह से उत्पादन यदि कम हुआ तो निवेश फिर से कम होगा, लोगों को रोजगार कम मिलेगा, और इस तरह से ये सर्कल जो है वो चलता रहेगा। तो इस तरह से हमने लिया कि ये हुई हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था की आधारभूत विशेषताएं, जिसके कारण से भारत को विकासशील देशों की श्रेणी में शामिल किया जाता है। धन्यवाद।